प्रश्न लेंगे मीडिया से और जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें प्रश्न पूछने से पहले। 4-4। थैंक यू। मंगल हांडा, LK JBN से। थैंक यू। मंत्री जी, आपने बड़े विस्तार से बहुत कुछ समझाया है, तो जो कुछ मेरे समझ में आई है या मैं जिससे मैं आपसे ब्रीफली जानना चाहूँगा कि since this Dornier ministry has come up and you have taken over, so would that GDP figures be available कि इसमें progress हुई है या नहीं? So that's a good question. Yeah. Sorry. I'm sorry. और दूसरा ये कि because that region is green, तो ग्रीन फाइनेंस इंटरनेशनली मतलब डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू या हमारे नेशनली बैंक्स के थ्रू में कोई इजाफा हुआ है या नहीं? So that's a good question. So before I became a donor minister, I had no idea that the northeast area has actually become what the Prime Minister has said always. Northeast must become the growth engine of India. Today the world is growing at between 2 to 2.5% per annum GDP growth rate. India is growing at 7.5% GDP growth. So we are growing at 3x of the world. Now, when we are growing at 7.5% GDP growth rate, you'll be astounded and shocked to learn that not one, not two, not four, not six, but all 8 states in the Northeast, their 1 year GDP, not their 1 year GDP growth rate, but their decadal CAGR, compounded annual growth rate of GDP, decadal, 10 year, has been between 9 to 11%. तो प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषा थी कि एक्चुअली उत्तर पूर्वी राज्य आज भारत के रेलगाड़ी के इंजन बन चुके हैं। पूरे देश के अंदर ये 8 राज्य एक नई तीव्र गति के आधार पर ग्रो कर रहे हैं। और इसकी खूबी क्या है? खूबी ये है 4.5 करोड़ की आबादी, साक्षरता का दर आश्चर्यचकित 70% नहीं है, 80 नहीं है, 85 नहीं है, 90, 92, 93, 100% लिटरेसी कुछ राज्यों में। और उस पर आप ऐड करिए कि 70% आबादी इन राज्यों में 28 वर्ष की आयु से कम है। So you have a demographic bulge, you have a literate population, and you have an entrepreneurial population, and you have visionary leadership, both in the states and in the center under Prime Minister Narendra Modi. And that is resulting in this exponential change in the Northeast. आपका दूसरा प्रश्न एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अगर विश्व में कोई शांग्रीला है तो वो मेरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। द ग्रीनरी, द ब्यूटी, एंड आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू विजिट। जो प्यार, जो दुलार इन राज्यों में मिलता है, शायद विश्व के किसी कोने में हमको मिलता है। और जो सुंदरता और प्रफुल्लता है, पर सदैव एक चैलेंज होता है,
क्योंकि आधुनिकता के साथ इन्वायरमेंट को भी बचाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और मुश्किल भी है। इन सभी राज्यों में, एक तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, खास करके अरुणाचल में, क्योंकि मैं पूर्व में देश का ऊर्जा मंत्री भी रहा हूँ, हाइड्रो कैपेसिटी की क्षमता अपार है। क्लोज टू अबाउट 180 to 100 gigs potential, of which 50-55 gigs is in अरुणाचल प्रदेश alone। आज हम लोगों का जनरेशन वहाँ से 5000 से 6000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अपार क्षमता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हमने किया, इसमें एक अच्छा खासा भाग हाइड्रो पावर का भी इन्वेस्टमेंट का भाग है। ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन डेवलपमेंट, और मैं आपको उदाहरण दूँ, अभी मैं अरुणाचल प्रदेश में ज़ीरो में गया था, ज़ीरो के म्यूजिक फेस्टिवल में। आई वॉज अमेज्ड, द होल कंस्ट्रक्शन इन दैट म्यूजिक फेस्टिवल संपूर्ण नेचुरल एलिमेंट्स के आधार पर हुआ। नो प्लास्टिक, नो अननेचुरल एलिमेंट्स, बैम्बू, क्लॉथ। तो जो हरी भरी खेत थी, मेडोज एंड फील्ड्स, यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, अरीना का, देखने का, स्टैंड्स का, दुकानों का। 2 दिन के अंदर बैक टू नेचर, बैक टू ग्रीन, एवरीथिंग रिमूव, फुल्ली नेचुरल। और वो क्षमता हम लोग बचाए रखेंगे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, जैसे जर्मनी के KfW के साथ, अनेक एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ अनेक प्रोजेक्ट्स हम लोग ग्रीन सेक्टर में भी हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। जस्ट 131 आप आज के बाद आप 131। नमस्कार मंत्री जी, मैं सर्जना शर्मा हूँ, सनमार्ग न्यूज़पेपर से। नमस्कार। आपने मई में अभी एक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें आपके पास 4 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए थे। 4,48,000 करोड़। 48,000 करोड़ मत भूलिएगा। अच्छा तो बहुत मेहनत मशक्कत से हुआ है। ठीक है, उसमें से कितने जो प्रपोजल्स हैं कितनी मटेरियलाइज हुई हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रपोजल्स हैं जिस पर काम शुरू हो गया? और इको टूरिज्म पर आप बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, उसमें क्या क्या आपकी योजनाएं हैं, और क्या उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? तो मैं पहले आपको ब्रेकअप दे दूं कि जो हम लोगों के रोड शोज़ के आधार पर इसका आंकड़ा है, हमारे 9 संयुक्त हमारे जो 9 रोड शोज़ हुए हैं, उसमें से 1,62,000 करोड़ के LOIs और MOUs इकट्ठे हुए हैं। PSUs के आधार पर 1,27,000 करोड़, और इंडस्ट्रियल हाउसेस के आधार पर जो मुंबई में और दिल्ली में और कलकत्ता में मैंने जाके एक इंडस्ट्रियल हाउस के साथ मुलाकात की, उसके आधार पर 1,60,000 करोड़। तो ये ब्रेकअप है 4,48,000 करोड़ का। और जो 1,62,000 करोड़ हमारे 9 रोड शोज़ के हुए हैं, तो ये केवल एक खंड का ब्रेकअप दे रहा हूँ। 3 खंड है, PSUs का भी है, इंडस्ट्रियल हाउसेस का भी है। पर अभी केवल जो हमारे रोड शोज़ के अंतर्गत 1,62,000 करोड़ का हम लोग ने इकट्ठा किया था। जो मैंने आपको कहा था कि हर राज्य के लिए अनुमानित राशि हम लोग ने इकट्ठा की है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 30,000 करोड़, असम के लिए 50,000 करोड़, मणिपुर के लिए 5,000 करोड़, मेघालय के लिए 20,000 करोड़, मिजोरम के लिए 9,000 करोड़, नागालैंड के लिए 12,000 करोड़, सिक्किम के लिए 13,000 करोड़, त्रिपुरा के लिए 18,000 करोड़। ये केवल 1/3 का ब्रेकअप है। तो 2/3 और है, जो है इंडस्ट्रियल हाउसेस का खंड और हमारे PSUs का खंड। हमारी कोशिश है कि इसे हम लोग ग्राउंड करें, और हर एक राज्य के साथ हमारी चर्चा हो रही है, क्योंकि लैंड उपलब्ध होना है, परमिशंस उपलब्ध होना है। पर अभी तक करीब इस 1,62,000 करोड़ केवल इस अकेले खंड में से करीब 20% कन्वर्जन पिछले 4 महीने में हम लोग ने कर लिया।
11। सर मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं ANI से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि निश्चित रूप से बहुत डेवलपमेंट वर्क्स और इसका पूरा ब्यौरा आपने दे दिया, लेकिन समस्याएं कहाँ हो जाती हैं? क्या मणिपुर जैसे इलाके में यदि तनाव हो जाता है या कोई भी क्षेत्र तनावग्रस्त होता है, तो ऐसी परिस्थिति में डोनर या आपकी मिनिस्ट्री को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? खास करके विकास कहाँ तक रुक जाता है, और what all efforts you make to make sure that the things get better in that very state? तो मैं आपको बता दूं, हमारी मैंडेट विकास और प्रगति की योजनाओं तक सीमित है। और जहाँ तक आपने मणिपुर की बात उठाई, मैं आपको खुशी होगी आपको सूचित करते हुए कि हमारी सारी विकास और प्रगति की योजनाएं ऑन स्ट्रीम है, ऑन टाइम है। और जो मैंने आपको कहा कि मैं डैशबोर्ड में मॉनिटर करता हूँ प्रति हफ्ता फोटोज़ के ज़रिए, टाइम स्टैम्प, उसके ज़रिए भी बहुत अच्छी प्रगति हमारी सारी विकास की योजनाओं की मणिपुर में हो रही है। कोई फिगर्स आप दे सकते हैं? मैंने आपको अभी फिगर दे दिया। चलिए नेक्स्ट। 214 214। सर ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को लेकर, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की बात करें और दूसरे राज्यों की, तो जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको लेकर भी क्या आपकी मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है? क्योंकि कुछ इलाकों में अभी भी जो टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो परमिट वाला भी इशू आता है, तो उसको लेकर भी क्या आपकी मिनिस्ट्री कुछ कोऑर्डिनेट कर रही है जिससे वहाँ टूरिज्म बढ़े, लोग जा सकें? देखिए, पर्यटन के लिए कोई कठिनाई नहीं है किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य में। ये जरूर आप के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि 2014 तक हमारी सबसे बड़ी कठिनाई आवागमन की सुविधा की कठिनाई। 65 वर्ष देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी केवल 8 राज्यों में केवल 9 एयरपोर्ट्स थे, और 2 ऐसे राज्य थे जहां एक भी विमानतल नहीं था, सिक्किम और अरुणाचल। प्रधानमंत्री जी के 11 साल की सरकार में आज वो 9 एयरपोर्ट्स बढ़ के 17 हो चुके हैं। अरुणाचल जैसे राज्य में जहां शून्य, एक भी विमानतल नहीं, आज वहां 4 विमानतल। ईटानगर 0, पासीघाट और तेजू 4। इनफैक्ट पासीघाट का उद्घाटन तो मैंने स्वयं अपने हाथ से किया था जब मैं नागर विमानन मंत्री था। सिक्किम में पाक्योंग का एयरपोर्ट था। वही स्थिति रेल की थी। आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जानते हुए कि 65 वर्ष के इतिहास में केवल एक राज्य, असम, रेल की सुविधा के साथ कनेक्टेड। आज 3 और राज्य जुड़ गए। अभी मिजोरम का अभी लाइन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उद्घाटन किया, और 2029 तक बाकी सब राज्य रेल की सुविधा के साथ जुड़ जाएंगे। और ये केवल पैसेंजर ट्रैफिक के लिए नहीं, कार्गो के लिए। आपको अगर वहां औद्योगिकरण करना है तो सीमेंट कैसे पहुंचाओगे, इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे पहुंचाओगे, जब तक रेल की सुविधा नहीं होगी, रोड की सुविधा नहीं होगी। और यही स्थिति रोडवेज में। 10,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज थे 65 वर्ष में। आज 11 वर्षों में 6,500 किलोमीटर अतिरिक्त नेशनल हाईवेज बन चुकी हैं। आज 16,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज। और केवल ये नहीं, ग्रामीण सड़क योजना 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 11 वर्षों में। 45,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क योजना आज बन चुकी है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, उत्तर पूर्वी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ जोड़ना। IMT ट्राइलैटरल हाईवे
इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, ये दूर दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि जो पुराना एक इतिहास और संस्कृति और एक परंपरा रही है उत्तर पूर्वी राज्य की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वही दोबारा स्थापित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। ये इंडिया का लास्ट फ्रंटियर नहीं होना चाहिए, ये इंडिया का गेटवे होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी बॉर्डर एरिया में हमारे गांव, वहां 100% सैचुरेशन की योजना के साथ मैं एक एक मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं, उनसे चर्चा कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे और 2 साल के अंदर उस चीज का 100% सैचुरेशन करेंगे। टेलीकॉम में पिछले 1 वर्ष में करीब 4,500 मोबाइल टावर्स हमारे लगे कनेक्टिविटी के लिए। OFC फाइबर ले हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या परिवर्तन आया है पिछले 11 वर्षों में। और उसी के साथ सारे ये जो पीस अकॉर्ड्स प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार गृह मंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाएंगे। आज इसलिए मैंने कहा, जो पहला प्रश्न आया था, मैंने कहा कि शांग्रीला, आज एक्चुअली विश्व का शांग्रीला उत्तर पूर्वी क्षेत्र बन चुका है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 262 लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। So just building on that connectivity question, my question is around telecom connectivity, and there was a discussion that Northeast offers 100 billion data center opportunity. So if you can just share some insight into how. So we've got submarine cables that land just on the coast. From there we've got OFC fiber running all the way into Mizoram, and from there all the way upwards into all the northeast states. As I mentioned to you that we've laid almost about 4,000 towers under our 100% saturation initiative, which I'll share now in the next presentation. We want to connect the balance 38,000 villages in our country, which will entail 28,000 towers, of which 20,000 towers were inaugurated by Prime Minister on the 27th of September, along with the domestic 4G stack. So we're almost there. 80% of the target of 100% saturation has been met. Now, there are issues with regard to the balance 20%, and how we're trying to get over those issues also I'll explain in the next presentation. So thank you for your segue into telecom. So let me start with telecom now.